तो दोस्तों ये एग्जांपल नंबर 19 है चैप्टर नंबर 3 का। यहाँ पे कहा गया है ए बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी एक कंसेप्ट समझने के 2-3 वो ये है कि सबसे पहले तो कि ये स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई नदी बह रही है और ये नदी का जो पानी है, नदी का जो बहाव है वो समझ लीजिए क्यू की स्पीड से बह रहा है, क्यू किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो आप या आपकी बोट, ये मान लीजिए बोट ही मान लेते हैं, कोई बोट है वो इस नदी के बहाव के अगेंस्ट जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। नदी का जो बहाव है इस तरफ है और ये पी की स्पीड से जा रही है। तो ये कैसे जा रही है, इसको बोलेंगे हम, ये जा रही है अपस्ट्रीम। ठीक है, इसको बोलेंगे क्या, हम इसको बोलेंगे अपस्ट्रीम। इसी तरह अगर मान लीजिए नदी का बहाव इस तरफ है और ये क्यू की स्पीड से नदी बह रही है और आपकी जो बोट है ये इस नदी के डायरेक्शन में ही जा रही है पी की स्पीड से, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे डाउनस्ट्रीम। अब देखिए सिंपल सी बात ये है कि नदी इस डायरेक्शन में क्यू की स्पीड से बह रही है, आप इधर जाना चाहते हैं, तो आपकी जो नेट इफेक्टिव स्पीड रहेगी वो माइनस कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी, क्यू कम हो जाएगी। तो आपकी जो नेट स्पीड रह जाएगी कितनी हो जाएगी, P माइनस क्यू। और यहाँ पे नदी आप इधर जा रहे हैं क्यू P के स्पीड से, नदी ऑलरेडी इधर जा रही है क्यू की स्पीड से, तो आपकी टोटल स्पीड जो होगी, आपकी P तो है ही प्लस नदी की Q भी आपको मिल जाएगी, तो आपकी टोटल स्पीड हो जाएगी P प्लस Q। ठीक है, तो हमें ये थोड़ा कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि जब भी अपस्ट्रीम हो तो आपकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। कितनी कम होती है, जितनी रिवर की स्पीड है उतनी कम हो जाती है। तो ये P माइनस क्यू हो गया। और डाउन स्ट्रीम हो तो आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, जितनी रिवर की स्पीड है। तो यहाँ पे P प्लस क्यू हो गया। ठीक है, तो ये आपने बात समझ ली। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कहा गया है बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम। सबसे पहले तो क्या पूछा गया, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, तो हम बोल देते हैं कि लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, एंड लेट स्पीड ऑफ रिवर स्ट्रीम इज इक्वल टू y किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, अब देखिए जब बोट अपस्ट्रीम जा रही है, जैसा कि हमने पहले देखा था, जब अपस्ट्रीम जाते हैं तो स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो जो बोट जब अपस्ट्रीम जाएगी तो उसकी इफेक्टिव स्पीड क्या रह जाएगी, इफेक्टिव स्पीड इन अपस्ट्रीम कितनी रह जाएगी, x माइनस वाई। क्योंकि अपस्ट्रीम में वो नदी की स्ट्रीम के अगेंस्ट जा रही है तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी, y से कम हो जाएगी। और इफेक्टिव स्पीड इन डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। क्योंकि डाउन स्ट्रीम में वो नदी के बहाव के साथ जा रही है तो खुद की स्पीड तो उसके पास रहेगी, साथ में साथ नदी की स्पीड भी उसको में ऐड हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट से हमें आगे बढ़ना है। अब बोट जा रही है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो देखिए एक चीज़ होती है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये इसका मतलब टाइम क्या हो गया, टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो ये वाले जो 30 किलोमीटर्स हैं, बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, इसको चलने में कितना, इसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो यहाँ पे जो टाइम है इसको हम बोल देते हैं T1। T1 कितना होगा, डिस्टेंस कितना कवर किया हमने, 30। स्पीड कितनी थी हमारी, देखिए अपस्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई। ठीक है, उसके बाद वो चलती है 44 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम।
इस टाइम को हम बोल देते हैं t2। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस इस बार कितना है, 44 किलोमीटर्स, और स्पीड कितनी है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो गई x प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए, और ये पूरा करने में इसको कितना टाइम लगता है, 10 आवर्स। ठीक है, तो t1 प्लस t2 कितना हो गया, क्योंकि देखिए 10 घंटे में वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम भी चल रही है और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम भी चल रही है। 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम चलने में कितना टाइम लगा, ये, और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलने में कितना टाइम लगा, ये वाला। तो ये प्लस ये कितना हो जाएगा, 10 घंटे। तो यहाँ पे हो जाएगा t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो t1 की वैल्यू क्या है, 30 बाय एक्स माइनस वाई प्लस 44 बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमारी इक्वेशन नंबर बना गई। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, आगे हमसे कहा जा रहा है कि इन 30 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम। अब ये चल रही है 40 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम, तो इसमें टाइम को बोल देते हैं t3। t3 कितना लगेगा, देखिए टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस डिस्टेंस कितना चली, 40 किलोमीटर्स, और अपस्ट्रीम है तो अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी होती है, x माइनस वाई। उसके बाद चली 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो ये कितना हो गया, t4 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 55, और स्पीड कितनी हो जाती है डाउन स्ट्रीम में, x प्लस वाई। और ये पूरा करने में इसको कितना टाइम लग रहा है, 13 आवर्स। तो हमारे पास हो जाएगा t3 प्लस t4 इज इक्वल टू 13 आवर्स। t3 कितना है, 40 बाय एक्स माइनस वाई प्लस t4 कितना है, 55 बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। क्या क्या, एक तो ये थी और दूसरी हमारे पास ये ऑलरेडी आ गई थी, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। इनको कैसे सॉल्व करेंगे, ये कौन सी इक्वेशंस आई हैं, ये वो वाली आई हैं जो रिड्यूसेबल होती हैं, इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे हम कहेंगे लेट, देखिए इनमें कॉमन क्या क्या है, यहाँ पे x माइनस वाई, 1 बाई एक्स माइनस वाई, 1 बाई एक्स माइनस वाई, 1 बाई एक्स प्लस वाई, 1 बाई एक्स प्लस वाई। तो इसको मैं थोड़ा और अगर सिंपल करके आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकता हूँ, 30 इंटू 1 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 44 इंटू 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 1 थी ये हमारी। उसके बाद 40 इंटू 1 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 55 इंटू 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन नंबर 2 थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बस आप करिए कि लेट 1 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पी एंड 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्यू। तो हमारी इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, देखिए 30, 1 बाई एक्स माइनस वाई क्या है, p, तो 30p प्लस 44q इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ इसको, 40p प्लस 55q इज इक्वल टू 13। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो हमारे पास दोस्तों ये इक्वेशन रिड्यूस हो गई, ये बन गई है 30p प्लस 44q इज इक्वल टू 10, 40p प्लस 55q इज इक्वल टू 13। अब हमें इसे इन्हें सॉल्व करना है, किसी भी मेथड से कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है 30p प्लस 44q माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 10 इधर आ जाएगा। उसके बाद 40p प्लस 55q माइनस 13 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म एक बार लिख देता हूँ मैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y
प्लस C2 इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर लेते हैं। A1 की वैल्यू क्या है? A1 है 30, B1 है 44, C1 है -10, A2 है 40, B2 है 55, C2 है -13। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, उसका जो फॉर्मूला है वो याद रखना चाहिए हमें। फॉर्मूला कुछ इस तरह का है कि x बाय B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू y बाय C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 1 बाय A1 B2 माइनस A2 B1। अब देखिए यहाँ पे ये x और y के लिए, लेकिन हम सॉल्व कर रहे हैं p और q, तो हम जो करेंगे उसमें x की जगह p आ जाएगा और y की जगह q आ जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा इजी रहे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा p बाय B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू q बाय C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 1 बाय A1 B2 माइनस A2 B1। बस अब वैल्यू डाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, P बाय B1 क्या है 44, C2 है -13, माइनस B2 है 55 और C1 है माइनस का 10 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C1 है माइनस का 10, A2 है 40 माइनस C2 है -13 और A1 है 30 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय A1 है 30, B2 है 55 माइनस A2 है 40 और B1 है 44। ठीक है, तो बस अब इन वैल्यूज़ को हम सॉल्व कर लेते हैं। इनको सॉल्व करने के बाद आप इनको सॉल्व करके देखिए, आपको इनको सॉल्व करने के बाद यहाँ मिलेगा -22 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय -10 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -110। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले हम P की निकालने के लिए इसको और इसको ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P बाय -22 इज इक्वल टू 1 बाय -110, माइनस से माइनस कट जाएगा, P इज इक्वल टू 22 बाय 110। इसका मतलब कितना हो गया, ये हो गया 2 बाय 5, ये 5 से जाएगा तो ये हो गया 1 बाय 5। P कितना आ गया 1 बाय 5। और Q निकालने के लिए Q बाय -10 इज इक्वल टू -110। तो Q बाय -10 इज इक्वल टू 1 बाय -110, माइनस से माइनस कटेगा, Q इज इक्वल टू 10 बाय 110, 0 से 0 कट जाएगा, Q इज इक्वल टू 1 बाय 11। ठीक है, तो P कितना आ गया 1 बाय 5, हैंस P इज इक्वल टू 1 बाय 5 एंड Q इज इक्वल टू 1 बाय 11। ठीक है, अब लेकिन हमें वैल्यू निकालनी थी किसकी, स्पीड वाली, जो था डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की जो हम बात कर रहे थे। हमें वैल्यू निकालनी थी x और y की। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टेम वाटर इज x, और वो कैसे निकालेंगे हमने जो लेट किया था कि 1 बाय x इज इक्वल टू p एंड 1 बाय x माइनस y इज इक्वल टू p, 1 बाय x प्लस y इज इक्वल टू q। हम कह देते हैं सिंस 1 बाय x माइनस y इज इक्वल टू p एंड 1 बाय x प्लस y इज इक्वल टू q, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 बाय x माइनस y इज इक्वल टू 1 बाय 5
एंड 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/11। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो अब देखिए फिर से ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तब फिर x और y की वैल्यू आएगी। तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लंबा है, लेकिन अब दिया गया है तो करना ही पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, देखिए y का कोफिशिएंट दोनों जगह इक्वल है, यहाँ पे -1 है, यहाँ +1 है, तो दोनों को ऐड करेंगे y हट जाएगा। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर इसको बोल देता हूँ 5 और इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 6। तो हम कह देते हैं एडिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 क्या मिलेगा हमें मिलेगा x माइनस वाई प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 प्लस 11। y से y कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू 11 और 5 होते हैं 16, x इज इक्वल टू 16/2 यानी कि x इज इक्वल टू 8। तो ये पहली वैल्यू तो ये आ गई। और y की वैल्यू निकालने के लिए तो बस किसी में डाल दीजिए। पहली वाली इक्वेशन ले लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू कितनी है 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 8 माइनस 5, इसका मतलब कि y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई 8 और y की वैल्यू 3। तो x क्या था हमारे पास, x था स्पीड ऑफ बोट, तो हेंस स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर्स पर आवर, और स्पीड ऑफ रिवर या स्ट्रीम कितना है, वो है 3 किलोमीटर्स पर आवर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेट द स्पीड ऑफ बोट, जो हमने x लिखी थी वो कितनी आ गई हमारे पास 8 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ रिवर स्ट्रीम कितनी आ गई 3 किलोमीटर पर आवर।